आज हम जो देखते हैं टॉपिक, वो भी जाहिर है कि वो भी नया नहीं है। क्या टॉपिक है आज का? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कल हमने इसको थोड़ा सा टच तो किया था, ठीक है ना। हार्डवेयर भी क्या होता है? जो आपके कीबोर्ड, जो आपके पास आपके टेबल पे एग्जिस्ट करते हैं और इनको जिनको ज्वाइन करके आपका कंप्यूटर बन रहा है, वो माउस, कीबोर्ड, सीपीयू और मॉनिटर वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर वो सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो उसमें रन हो रहे होते हैं और उस रन करके आप उसे अपना कोई पर्पस सॉल्व करते हो, ठीक है। सबसे पहले तो ये एमएस ऑफिस की दो चीज़ें हैं। एमएस ऑफिस की और भी बहुत से पावर पॉइंट भी है, एक्सेस भी है, पेंट भी है, ठीक है। फिर फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ, ये भी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। और इसके अलावा बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, बहुत से डेटाबेसेस हैं, ये सब सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। वर्कशीट्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे एक्सेल वर्कशीट है, इस तरह की और भी वर्कशीट्स होती हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर में है। वो प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर में रन होते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जिसमें रन होते हैं उसे हार्डवेयर कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। उन्हीं चीज़ों को अलग-अलग से भी बता दिया गया है। अब इनपुट आउटपुट में आपने बहुत सी डिवाइसेस पढ़ी हुई होंगी, ठीक है। और इसी तरह से सेकेंडरी स्टोरेज जो है, उसमें कौन कौन सी स्टोरेज आ जाती है, जी बताएंगे। आपकी फ्लॉपी डिस्क बहुत पुरानी हुआ करती थी, फिर उसके बाद यूएसबी आ गई, फिर उसके बाद एसएसडी हार्ड ड्राइव्स हैं, हाँ सीडीज भी आ जाती है, बिल्कुल ठीक। ये सारे जो हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज हैं। इनपुट आउटपुट में क्या आता है जी? कीबोर्ड, माउस तो बड़े कॉमन से हैं, ठीक है। फिर कैमरा भी आ जाता है इसमें, प्रिंटर भी आ जाता है, फिर इसमें जॉयस्टिक भी आ जाती है, ठीक है ना। और क्या आ जा सकता है इनपुट में? तो अब वो इसमें क्या कहते हैं, मोबाइल फोन, स्कैनर आ जाता है। कौन सा? स्कैनर, हाँ जी बिल्कुल, स्कैनर भी आ जाता है इनपुट में, ठीक है। तो ये सारे वो हैं डिवाइसेस जो इनपुट आउटपुट में आती हैं। मेन मेमोरी, जी मेन मेमोरी में क्या होता है? मेन मेमोरी में दो होते हैं, रैम एंड रोम, ठीक है ना। और सीपीयू में क्या होता है? सीपीयू में एक्चुअली ये सारी चीज़ें, ये एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है ना, दिस इज एएलयू। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट भी इसी में होता है, ठीक है। मैं तो देखती हूँ नीचे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम इसमें अब देखने जा रहे हैं, कि इस पूरे को, जिसमें दो चीजें हैं, एएलयू, ठीक है, और दूसरा है इसमें ये कंट्रोल यूनिट, इसके एब्रिविएशन यही यूज होते हैं, और दोनों को मिला के क्या बन गया? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस यही आपके वो हार्ड ड्राइव है, जो अगर आप उसको समझो कि डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है तो इस तरह से आपका एग्जिस्ट करता है, इसी को सीपीयू कहते हैं। या आपका वो पावर में पड़ा हुआ है, टावर किसमें, टावर में, पावर कह रही हूँ, टावर में, तो इस किस्म की शेप का होता है। तो ये दोनों ही एक्चुअली क्या है? यही सीपीयू हैं, और इसमें दो चीजें ही मेन होती हैं। और इसके अलावा एक और चीज भी होती है, मेमोरी। मेमोरी भी इसी का पार्ट होती है, ठीक है, यहाँ पर ही। लेकिन बहरहाल अभी इन्होंने इसको अलग बना दिया है। तो जो ये एरोज हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि सबसे पहले डेटा किस में आता है? रैम में। थोड़ा सा मैं और इसको ऊपर करती हूँ, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले डेटा किस में आया? रैम में। कहाँ से आया? आपने या तो उसमें फ्लॉपी लगाई, जो बड़ी पुरानी बात है, या फिर आपने उसमें हार्ड डिस्क लगाई, या कोई सीडी लगाई, या कोई सीपीयू लगाया, सॉरी वो यूएसबी लगाई, या फिर आपने उसमें कोई डेटा केबल लगा दी, ठीक है ना। कोई आपने एसएसडी उसके साथ अटैच कर दी है, ठीक है, एसएसडी ऐसे ही कहते हैं उसको, या फिर आपने कोई अपना मोबाइल फोन लगा दिया उसमें। ये सारी जो हैं क्या कर रहे हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज है। ये सारे जब अटैच किए तो इसने क्या किया? उसमें एरो का मतलब क्या है? डेटा कहाँ गया? इसमें से डेटा, जो आपका मोबाइल डेटा है, यूएसबी है, एसएसडी है, इन सब से डेटा कहाँ गया? सबसे पहले रैम में गया। अच्छा, एरो डाउनवर्ड्स क्या शो करता है? कोई बता सकता है? आप लोग तो सब जानते हो, ये डाउनवर्ड एरो क्या शो करता है? ये डाउनवर्ड एरो, हम इसमें से डाटा ले भी सकते हैं और इसमें वापस हम स्टोर भी कर हाँ जी, सकते हैं। सेव कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। हम अपना डेटा जो है या अपनी फाइल्स जो है इसमें सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इसलिए ये एरो उस केस में डाउनवर्ड काम करेगा। तो इसका मतलब है ये एरो टू वे है,
ठीक है, ये अपवर्ड्स भी है, डेटा जा भी सकता है और आ भी सकता है। अच्छा, तो डेटा इसमें चला गया, यहाँ से सबसे पहले हमने कहा डेटा इसमें चला गया, फिर क्या हुआ, रैम में डेटा जाने के बाद यहाँ से इस डेटा ने कहाँ जाना है, आपके सीपीयू में, यानी कंट्रोल यूनिट। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, इस तरह ही कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, उसको देखा कि डेटा किस तरह का है, सिर्फ मैंने इसको डिस्प्ले कराना है तो मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा तो वो इधर भेज देगा। नहीं, उसने कहा डिस्प्ले नहीं करना, ये जो डेटा आया है फॉर एग्जांपल हमारे सेल फोन से आया है, ठीक है, हमारे सेल फोन पे, या पता नहीं सेल फोन लग रहा है कि कैलकुलेटर लग रहा है, ये सेल फोन है, ठीक है, ये मैंने को बाबा वाला सेल फोन बना दिया है। आप लोग कहोगे ऐसा तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो हमारे अब्बा जान या दादा जान के पास है। एनीवेज, तो सबसे पहले ये कहा गया रैम में, रैम ने इसको कहाँ भेज दिया, कंट्रोल यूनिट। आपने कहा इसमें मेरी एक फाइल आई हुई थी जिसको मैंने प्रिंट करना है, तो कंट्रोल यूनिट ने डायरेक्ट उसको कहाँ भेज दिया, उसको प्रिंटर के पास भेज दिया। इसका मतलब है डिसीजन किसने किया, कंट्रोल यूनिट ने, ठीक है। हो सकता है आपकी वो फाइल, आपने कहा नहीं मैंने ये फाइल जो है इस पे थोड़ा सा कोई आपने प्लस माइनस करना है और उसके बाद कोई कैलकुलेशंस करनी है, कोई इसमें चेंजेस करनी है, तो फिर क्या किया, वो रैम में आया, रैम के बाद सीपीयू के बाद गया, सीपीयू ने फैसला किया कि नहीं इसको पहले मैंने एएलयू को देना है। एएलयू में जाके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि यहाँ पे कोई डिसीजन या कोई कैलकुलेशन, कोई भी काम हुआ, उस काम ने सिर्फ यहाँ स्टोर नहीं हो जाना, उसने वापस एएलयू के पास, कंट्रोल यूनिट के पास आना है, क्योंकि वो काम सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे गया था एएलयू के पास, जॉब डन हो गई, वापस वो काम कहाँ आ गया, कंट्रोल यूनिट के पास। अब कंट्रोल यूनिट ने फिर दोबारा फैसला करना है कि ये डेटा मैंने वापस मोबाइल पे भेजना है, कि मैंने स्क्रीन पे शो करना है, कि मैंने उसको प्रिंटर को भेजना है। उसके पास 3 ऑप्शन है, जो इंस्ट्रक्शन हम उसको देंगे वो उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल यूनिट काम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है सारे डिसीजंस जो मेनली हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, वो कंट्रोल यूनिट करता है। इसीलिए देखें कंट्रोल यूनिट की ये डबल एरो है। डबल एरो का मतलब है कि उसने, एक मिनट, कौन बच्ची एक और आई है अभी, एडमिट कर लें इसको, चलिए। अच्छा, कंट्रोल यूनिट का देखें आप, ये 2 वे है, इसका मतलब है इसने दोबारा रैम को भी दे दिया और रैम से दोबारा उसके डिवाइस के पास आ गया। नहीं तो कंट्रोल यूनिट ने क्या करना है, अच्छा यहाँ पे सिंगल एरो है, इसका मतलब है ये आउटपुट जब चली गई, या वो हार्ड कॉपी में आएगी पेपर के ऊपर, ठीक है, या वो पेपर के ऊपर नहीं आई तो फिर स्क्रीन के ऊपर आई। तो इस केस में ये डेटा सिर्फ डिस्प्ले होगा और डिस्प्ले होने के बाद वापस नहीं जा सकता, इसलिए ये सिंगल एरो है, ये एरो सिर्फ वन डायरेक्शन है। बिल्कुल इस तरह से कीबोर्ड सिर्फ इनपुट करेगा, यानी कि कीबोर्ड या माउस, ये माउस बनाया हुआ है, ठीक है, तो माउस भी सिर्फ इनपुट, इनपुट डिवाइसेस का भी एक एरो है, आउटपुट डिवाइसेस का भी एक एरो है, जबकि बाकी तीनों जो है एरोज को 2 वे हैं कि कंट्रोल यूनिट ने एएलयू को देना है, फिर वापस भी मांगना है, वापस मांग के कंट्रोल यूनिट ने रैम को भी वापस दे सकता है, और रैम वापस जो है वो स्टोरेज में जाकर उसको स्टोर भी कर सकती है। तो ये आपके 2 वे सारे डायरेक्शन के वो एरोस हैं। उसके बाद हम देखते हैं नीचे, इसी की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक एक चीज डिटेल से बताई गई है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, एएलयू में आपके पास कौन कौन से काम हो रहे हैं, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, ये सारा काम एएलयू में होता है, और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। लॉजिकल का मतलब है कि कंपैरिजन करना है, ठीक है, लॉजिकल का मतलब है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कि वो कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कंपेयर जब करते हैं तो या तो यस आंसर आता है या फिर उसका आंसर नो आता है। अब देखें, इक्वल टू है और नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है या तो वो इक्वल होगा या फिर वो नहीं होगा, तो इन दोनों का कंपैरिजन हो गया। इसी तरह से लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब ऑपरेटर्स जो हैं, ये कौन से ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसका रिजल्ट किस फॉर्म में निकलेगा, यस नो, या इसको हम 1-0 की फॉर्म में भी कह सकते हैं, बाइनरी डिजिट, पढ़े हुए ना बाइनरी डिजिट आपने, बाइनरी, बाई स्टैंड्स फॉर 2, हाँ, तो बाइनरी का मतलब है 2, यानी कि 0 एंड 1, ये 2 ही डिजिट आपके पास होंगे। जब 0-1 की फॉर्म में होंगे तो इसका मतलब है 1 स्टैंड्स फॉर yes and 0 stands for no। आपने yes no कहा, उसने कन्वर्ट हो गया बाइनरी में 0-1 की फॉर्म में, और फिर उसके बाद उसका कंपैरिजन होगा, और फिर वो जो भी इसकी एप्लीकेशन है वो 0-1 की बेस पे फिर फर्दर होगी। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इस तरफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ये इसकी पावर के लिए यूज होता है कि हम फॉर एग्जांपल 2⁻³ लिखा है तो ये 8 इसका आंसर आ गया, क्योंकि जो इसकी पावर में लिखना है, क्योंकि
कंप्यूटर में आपके पास सारे डिजिट्स एक लाइन में लिखे जाते हैं, कोई किसी के पावर में नहीं लिखा जाता। ठीक है, जब आपने लिखना है तो एक्स पावर, वो भी नीचे करके लिखा 2। ठीक है, यहाँ आपने ये लिखना है तो लिखोगे 2 पावर 3। तो वो उसके ऊपर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि उसके पास प्रोविजन नहीं है, उसके पास सारी स्ट्रेट लाइन में सब चीजें लिखी जाएंगी और हर एक ने एक स्पेस ऑक्यूपाई करनी है। समझिए ये एक एक स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है कंप्यूटर के अंदर। तो जब स्पेसेस ऑक्यूपाई हो रही है तो इस पावर ने भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। अच्छा, और बाकी ये तो बड़े आपके लिए रेनॉन है। कुछ सॉफ्टवेयर में ये पावर के लिए ये यूज होता है, कुछ में डबल स्टैटिक यूज हो जाता है, कुछ में वो उसका फंक्शन कोई उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन होता है पावर का पाव करके और उसके आगे उसकी पैरामीटर्स होते हैं। तो कुछ भी आपके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग उसमें यूज किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो किस में हैंडल होती हैं? ये सारी ALU में हैंडल होती हैं। अच्छा, उसके बाद है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जैसे कि आपको पता है कि आप अपने मोबाइल फोन में भी क्या लिखते हैं, आप उसमें स्पेस को किलोबाइट्स में, मेगाबाइट्स में, अब आप गीगाबाइट्स में और उससे बड़ा जो है वो टेराबाइट्स में। आप कहते हो ना कितना मोबाइल की स्पेस कितने जीबी का है, 16 GB है, 32 GB है, 64 GB है। तो एक्चुअली वो आप उसकी स्पेस की बात कर रहे होते हो कि कितने स्पेस उसमें स्टोर हो सकती है, स्टोरेज की बात हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह से ये इनकी किलोबाइट्स जो है वो किसके इक्वल होता है? आम लाइफ में तो हम किलो को जो है वो ऐसे बोलते हैं 1000, लेकिन एक्चुअल में जब बाइट्स में कैलकुलेट होता है तो 1024 होता है। इसी तरह से मेगा का मतलब आम अगर आप मैथ्स में देखो तो 10⁻⁶ होता है, पहला वाला 10⁻³ होता है किलो, फिर 10⁻ जो है वो 9 होता है और फिर 10⁻12 होता है। ये वो 3 का मल्टीप्लाई है, समझे? तो ये आपके किलो, मेगा और गीगा और टेराबाइट्स हैं और इसी को ये इस तरह से लिखा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में जो बाइट्स में कंसीडर किया जाते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट करता है मेमोरी में, वो थोड़ा सा फिगर डिफरेंट है। ठीक है, वो इतना मुश्किल सा है कि वो याद रखना मुश्किल है, जिसकी आसानी के लिए हम 10⁻12 कह देते हैं। अदरवाइज तो 10995116277776 ये काफी मुश्किल है इसको लर्न करना। तो अप्रोक्सीमेटली वो जो है, इसलिए इसके साथ वर्ड क्या हुआ है? अप्रोक्सीमेटली। एक्चुअल ये है, अप्रोक्सीमेटली इतना है। जैसे आप 64 GB का आपके पास मोबाइल है तो एग्जैक्टली 64 GB उसमें नहीं होता, कुछ कम या कुछ ज्यादा उस तरह से उसकी स्पेस अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है। ठीक है जी, तो ये आपके पास उसके यूनिट्स हो गए, ये उसके एब्रीवेशंस हैं, इसको बोलना कैसे है। ठीक है, और यानी कि उसकी ये एब्रीवेशंस लिखे हुए हैं। उसके बाद है जी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसको देख लीजिए। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में अभी हमने देख ली इनपुट और आउटपुट अलग-अलग से हैं और इसके अंदर मेनली स्कैनर्स है, माउस है, कीबोर्ड है और डिजिटल कैमरास हैं। ये इनपुट डिवाइसेस में है और आउटपुट में भी वही जो आपने एग्जांपल सी थी। ठीक है ना, लाइन प्रिंटर तो कभी यूज ही नहीं होता। ये मैंने देखा था अभी एक दिन मेरा इत्तेफाक हुआ HBL जाने का, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अकाउंट स्टेटमेंट दे दें। तो उन्होंने जो लाइन प्रिंटर, कभी आपको देखना हो तो HBL जाके देख लें। लाइन प्रिंटर इतना बड़ा सा आवाज आती, घी घी इस तरह से आवाज आती है, उसमें ऐसे लंबा सा, और वो उसमें से पेपर बड़ा सा निकलता है जिसमें सारे साइड पे सुराख सुराख होते हैं और इधर भी सारे सुराख सुराख होते हैं और थोड़ा सा पेल सा पेपर होता है और वो सारे पेपर आपस में जुड़े हुए होते हैं। वो बड़ा बड़ा पेपर निकलता जाता है, स्क्रॉल होता जाता है। अब तो हम A4 शीट यूज करते हैं ना, या लीगल पेपर यूज करते हैं उसमें, कंप्यूटर्स में प्रिंटर्स में A4 होता है या लीगल साइज का पेपर। वो तो प्रिंटर हमारे पास जो लेजर प्रिंटर्स हैं, ठीक है ना, ये लेजर है जो कि अब यूज हो रहे हैं। लेजर जो है उसमें फर्क ये है कि वो पूरी की पिक्चर खींचता है, पूरे पेपर की एकदम पिक्चर उसके ऊपर प्रिंट कर देता है। लेजर ये काम करता है, जबकि लाइन का मतलब क्या है? वो एक लाइन टाइप हुई, टाइपराइटर की तरह। आप लोगों ने वो कभी सुना होगा या देखा भी हो, टाइपराइटर। टाइपराइटर में एक एक लेटर लिखा जाता था। पहले एक लेटर, वो एक बटन प्रेस हो रहा है, वो एक लेटर कीबोर्ड की तरह का होता है, फिर अगला लेटर, फिर अगला लेटर, फिर अगला लेटर, उस तरह से वो एक एक चीज। तो टाइपराइटर की तरह लाइन प्रिंटर भी क्या करता है? पहले एक लाइन पूरी प्रिंट करता है, बल्कि वो एक लाइन पता है कैसे प्रिंट करता है? पहले एक बार प्रिंट करे, फिर दोबारा उसी के ऊपर वापस आता है, उसी लाइन के ऊपर। पहले उसको हल्का लिखता है, फिर उसको रिवर्स चलाता है, फिर उसको डार्क कर देता है, फिर अगली लाइन लिखेगा, फिर उसको हल्का लिखेगा, फिर दोबारा वापस चलेगा और उसको डार्क करेगा। ठीक है, तो इस तरह से लाइन एक एक लाइन करके वो आवाजें भी आती हैं चूं चूं की उसमें से, और फिर वो लाइन पेपर जो है उसमें स्क्रॉल होता जाता है ऊपर की तरफ, और जब वो बाहर निकलता है तो वो सारा लंबा मीटर्स में
अगर 4-5 पेजेस हैं तो वो मीटर लंबा पेज अब जुड़ा हुआ होगा। तो इस तरह के ब्लाइंड प्रिंटर तो बड़े ही रेयर हो गए हैं, जो कि मुझे बड़ा अरसे के बाद एचपीएल में देखने का इत्तेफाक हुआ। तो ये आउटपुट डिवाइसेस में अभी भी इन्होंने लाइन प्रिंटर का जिक्र किया हुआ है। लगता है बुक भी जो है ना वो बड़ी पुरानी सी है, किसी पुराने राइटर ने लिखी हुई है। और देखो लेजर का जिक्र ही कोई नहीं है, ठीक है ना। चलें जी आगे देखते हैं और क्या है। सेकेंडरी स्टोरेज, हाँ जी, सेकेंडरी स्टोरेज में वो सारा जो आप लोगों ने भी जिक्र किया, डिस्केट्स का जिक्र नहीं किया। डिस्क इसका एब्रीवेशन होता है, उसको डिस्केट्स कहते थे। और डिस्क जो है वो अब तो इतनी यूज नहीं होती इस तरह की, या वो जिस तरह से आपकी सीडी होती है ना उस तरह की डिस्क, लेकिन ये बाहर से ऐसे होती है, हार्ड में बनी हुई होती है ये, ठीक है। अब फ्लॉपी जो है ना उसका साइज थोड़ा छोटा होता है, ये जरा बड़ी साइज की होती है। इसका साइज जो है फ्लॉपी समझो कि इस तरह से इतनी सी होती है। फ्लॉपी के अंदर भी अगर देखा जाए, कभी फ्लॉपी को तोड़ के देखो ना, तो उसके अंदर बिल्कुल ऐसे ब्लैक कलर का, जैसे नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आप लोग कभी पुराने कैमरा से पिक्चर खिंचवाओ तो उसमें नेगेटिव एक आपको ब्लैक एंड व्हाइट सी चीज देती है, उस तरह की इसके अंदर एक चीज होती है। और बड़ी वो होती है सॉफ्ट सी, सॉफ्ट का मतलब मुड़ जाएगी, लाइन आ जाएगी तो वहां से डेटा सारा गायब हो जाएगा। तो उसके ऊपर एक शील्ड चढ़ाई जाती है, उस शील्ड को हार्ड सा कहते हैं। वो हार्ड सिर्फ उसको सेव करने के लिए होती है। उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको डिस्क कह देते हैं, छोटा हो जाता है तो उसको फ्लॉपी डिस्क कह देते हैं, ठीक है। तो ये फ्लॉपी डिस्क, इसके अंदर भी वही चीज है, बड़ी सी चीज है ऐसे ब्लैक कलर की, और उसके अंदर एक्चुअली सेक्टर्स बने हुए होते हैं। इस बड़ी सी चीज के ऊपर सेक्टर्स बने हुए होते हैं। पहले आपने कभी देखा वो डॉस पढ़ी होगी, तो डॉस में आपने ये कमांड देखी होगी, उसकी क्या थी, फॉर्मेट, यस, फॉर्मेट। कभी पढ़ा है आपने फॉर्मेट? कितने बच्चों ने पढ़ा है? हम्म? अच्छा, आपने ये तो पढ़ा होगा। मेरी बात सुन रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी? हम्म? गर्ल्स आप लोग है भी कि नहीं है? यस मैम। हाँ, सी डॉस में आप कमांड देते हो फॉर्मेट की। अगर इसकी ना भी दो तो आपको याद हो, अगर आप लोगों का कभी लैपटॉप खराब हो जाए, ठीक है, तो आप कहते हो जी इसमें विंडोज दोबारा करनी है, तो वो विंडोज वाला कहता है कि जी पहले सारा डेटा उड़ जाएगा। ये तो आपने सुना होगा जी, बाकी सारा डेटा जो इसमें से डिलीट हो जाएगा। क्यों क्यों डिलीट हो जाएगा? वो एक्चुअली क्या करेगा, उसको फॉर्मेट करेगा। फॉर्मेट का मतलब है आपकी हार्ड डिस्क भी, एक्चुअली हार्ड डिस्क क्या होती है, वो इसी तरह से ये सेक्टर्स में उसको डिवाइड करते हैं। यानी कि अगर आप इसका एक स्टैक समझ लें, स्टैक का मतलब ये है कि अगर मैं इसको साइड से दिखाऊं, ठीक है, ये ऊपर से ऐसे है, बड़ा सा मैंने बना दिया है, एक फ्लॉपी इसमें पड़ी हुई है, फिर एक बारीक सी इसके अंदर भी पड़ी हुई है, फिर एक बारीक सी इसमें भी पड़ी हुई है। तो इसका मतलब है ये बहुत जरा खुली खुली स्पेस में बना रही हूँ तो इसलिए इतना बड़ा है। इसको जरा कंप्रेस कर देंगे यहाँ से अगर कंप्रेस करेंगे तो ये इतना सा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और हर एक के अंदर क्या है, बारीक बारीक ये सारी लेयर्स में ये वाली चीज ही पड़ी हुई है। जब आप इसको फॉर्मेट करते हो तो एक्चुअली आप इसके अंदर दोबारा से सेक्टर बनाते हो, इस तरह से सेक्टर्स बन के फिर इसके अंदर एक ऐसे सर्कल भी बनाते हैं। और जब छोटे छोटे सर्कल बन जाएंगे तो फिर आप इसमें डेटा जब स्टोर करते हैं तो किसी खास बेस में जाके डेटा जो है वो स्टोर हो जाता है। जब फॉर्मेट करते हैं तो सारा डेटा उसमें ऑलरेडी जो पड़ा होता है वो वैनिश हो जाता है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि वो हार्ड डिस्क कैसी होती है, हार्ड डिस्क भी उसी तरह की होती है, लेकिन वो सारी डिस्क जो है वो इसके अंदर स्टैक बन के हार्ड डिस्क में चली जाती हैं, ठीक है। हाई फ्लॉपी डिस्क, ये डिस्क जो है वो साइज में बड़ी होती है, जबकि फ्लॉपी जरा थोड़ी छोटी होती है। डिस्क कार्ट्रिजेज हैं, मैग्नेटिक टेप, बड़ी पुरानी पुरानी चीजें आपको बता रहे हैं। मैग्नेटिक टेप भी होती थी किसी जमाने में, जिस तरह से पुराने कैमरा जिसमें यशिका वगैरह के कैमरा हो बड़े पुराने, जिसमें 36 पिक्चर्स निकलती थी, उसमें ऐसे लंबी सी एक पिक्चर होती थी ऐसे, और उसमें ना तस्वीरें, वो मैग्नेटिक टेप होती है, ठीक है। और वो टेप जो है वो एक्चुअली रोल की फॉर्म में ना ऐसे रोल होता है, ठीक है, ऐसे सिलेंडर सा बना होता है। और वो सिलेंडर में रोल में ये सारी उसके ऊपर रैप हुई हुई होती है। जब रैप हुई होती है तो उस मैग्नेटिक टेप को जब आहिस्ता से स्क्रॉल करती है तो एक एक करके वो उस पर से गुजरती जाती है और उसको एक एक पिक्चर उसके ऊपर से खींचती जाती है। एक एक पिक्चर का इसमें डेटा जो है वो स्टोर हो जाता है। तो मैग्नेटिक टेप में भी यही चीज है जो कंप्यूटर में यूज हो रही है कि इसमें डेटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। उसके भी क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन में जो है वो फाइल रखी जा सकती है, तो वो मैग्नेटिक टेप है। इतनी पुरानी ये आपको चीजें इसमें पढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, जाहिर है आपको मेन फ्रेम और वो भी पढ़ाए हैं कंप्यूटर्स, तो उसी के हिसाब से इन्होंने ये भी बताया आपको। अच्छा, अब देखते हैं उसके बाद क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क या सी डी रोम, इसका एब्रीवेशन सी डी, कॉम्पैक्ट फॉर
सी का एब्रीविएशन है डिस्क, ये है रीड ओनली मेमोरी, ROM, ठीक है। ये CD ROM हम यूज तो बड़ा कर लेते हैं CD ROM, अब बल्कि ये भी बड़े खत्म हो गए हैं। पहले कंप्यूटर्स में अगर आप ये टावर वाला कंप्यूटर देखें तो सबसे ऊपर एक ऐसी स्पेस बनी होती थी, यहाँ पे बटन लगा हुआ है, आप उसको प्रेस करो, पूरी एक कुछ चीज जो है वो बाहर आ जाती है और आप उसमें जो है वो अपनी CD रख के प्ले कर देते हो। अब तो वो जब से USB आ गई हैं और डेटा केबल्स आ गए हैं, तो हम अपने मोबाइल में स्टोरेज कर लेते हैं और डेटा केबल से जो है वो चीज़ आप कहीं भी, एक तो ट्रांसफर रेट बढ़ गया है और उसकी रखना भी आसान हो गया। CD रोम की केयर बड़ी थी, सिल्वर कलर होता था या कोई और कलर इस पे पर्पल सा ब्लू सा कलर होता था, जिसकी वजह से उसमें अगर कोई स्क्रैचेस पड़ गए हैं तो डेटा उड़ जाता है। इसी तरह DVD रोम है, DVD प्लेयर्स हुआ करते थे, DVD रोम्स हैं और ये कंप्यूटर्स के अंदर इसको रन किया जा सकता था। बहरहाल ये सारी जो है CD, ये राइटेबल CD है। अब देखें, अब आपने जो लैपटॉप देखे होंगे, बड़े पतले से लैपटॉप्स हैं, इसे हम कहते हैं स्लिम, स्लिम लैपटॉप, बिल्कुल उस तरह से जैसे आपके मोबाइल फोन्स बड़े स्लिम हो गए हैं। पहले वाले जो लैपटॉप थे वो काफी बड़े ऐसे थिक से होते थे, उसके अंदर CD रोम लगा होता था, साइड से उसकी CD बाहर आती थी और उसमें आप CD रख देते थे तो फिर वापस अंदर जाती थी और रन हो जाती थी। और वो जो कंप्यूटर है आपका लैपटॉप, उसकी थिकनेस जो है वो काफी ज्यादा थी, उसका वेट भी ज्यादा था और थिकनेस भी ज्यादा थी। वक्त के साथ वो जब स्लिम हुआ तो उन्होंने CD रोम को इसमें से खत्म कर दिया, CD रोम उन्होंने अलहदा रख दी। उन्होंने कहा जी CD रोम ये आपने लेनी है तो ले लें, तो नहीं लेनी तो ना लें। इसका ये फायदा था पहले कि आप अपने कंप्यूटर में जो डेटा है वो CD में सेव कर सकते थे। क्या कर सकते थे? सेव कर सकते थे। जबकि अब जो कंप्यूटर्स ये बड़े पतले वाले स्लिम कंप्यूटर्स आए हैं, इसमें आप डेटा को CD में सेव नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल CD रोम जो है वो इसके साथ अटैच करनी पड़ेगी। जब वो अटैच हो जाएगी तो फिर CD को इसमें आप राइट कर सकोगे। या फिर आपको क्या करते हो, किसी और के पास जाते हो और कहते हो कि जी मेरा डेटा जो है वो CD में राइट करते हैं। ये जरूरत पता है कब पड़ती है? जब आप रिसर्च करते हो ना, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आप जाके हायर स्टडीज कर रहे हो, तो वो आपसे कहते हैं कि आपने अपनी रिसर्च जो है वो लाइब्रेरी में, जो मेन उनकी लाइब्रेरीज हैं उनमें सबमिट करानी है। किस कॉपी में? सॉफ्ट कॉपी में सबमिट करानी है। तो वो सॉफ्ट कॉपी में आपकी USB नहीं लेंगे, वो आपसे कहते हैं CD की फॉर्म में दें। अब वो CD जाहिर है आपको राइट करानी पड़ेगी। तो अगर आपके लैपटॉप्स में ये CD रोम है, ठीक है, तो फिर आप खुद ही सेव कर लेते हो, नहीं तो फिर आप कहीं लेकर जाते हो और उससे कहते हो कि हमें CD जो है वो इसमें वो कर दें, CD में हमारा डेटा या हमारी फाइल्स है, हमारी रिसर्च जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें सेव कर दें। तो ये रिकॉर्डेबल CDs जो है वो राइटेबल CDs और रिकॉर्डेबल और री राइटेबल, ये सारी जो है वो उसी के साथ आती हैं, जो कि अब की फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद क्या है, फोटो CD भी है किसी तरह से। तो बहरहाल ये सारी वो स्टोरेज हैं जो ऑप्टिकल स्टोरेज है। ऑप्टिकल का क्या मतलब है? वो पिक्चर की फॉर्म में, यानी टाइपराइटर तो उसको एक एक करके टाइप कर रहा है ना, और ऑप्टिकल क्या है, उसके अंदर लेंस लगा होता है जो कि उसको पूरे उसके ऊपर पिक्चर बना के उसको सेव कर देता है। बस टेक्निक का फर्क है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। फिर दोबारा से आ गया, ठहरे एक मिनट में पीछे अच्छा पहले तो वो ना ब्रीफली लिखा हुआ था, ये देखें जरा पीछे कहाँ ब्रीफली लिखा हुआ था, ये जो लिखा हुआ था ये बड़ा ब्रीफली लिखा हुआ था यहाँ पर। अब उसको डिटेल में, ठीक है, अलग-अलग डिटेल में बता रहे हैं आगे से। दोबारा देखते हैं, ये देखें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड में मजीद और डिटेल से बताना शुरू हो गए हैं, जैसे छोटे से बच्चे को पढ़ा रहे हैं जी। अब उनको क्या पता, ये फर्स्ट ईयर के बच्चे तो सारा कुछ जानते हैं। ये वो ज़माने में लगता है बुक लिखी गई थी, जिस ज़माने में ये कंप्यूटर्स इतने कॉमन नहीं थे। कैपिटल A to Z है, स्मॉल A to Z है, ज़ाहिर 26 लेटर्स इसके हैं, 26 लेटर्स इसके हैं। ये अल्फा, ये नंबर्स हैं 0 to 9 और दोनों को मिला के कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक इकट्ठा वर्ड है ये। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये है A to Z, स्मॉल A to कैपिटल Z to स्मॉल Z और 0 to 9, ये पूरा इसमें शामिल होता है पैक, ठीक है। जैसे हम कहते हैं वेरिएबल नेम जो है वो अल्फा न्यूमेरिक है, तो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कि अल्फाबेट्स भी अलाउड हैं और नंबर्स भी अलाउड हैं। इसके अलावा इसमें स्पेशल कीज भी होती हैं, जिसमें फंक्शन कीज है। फर्स्ट 12 फंक्शन कीज होती हैं जो कि कीबोर्ड के सबसे टॉप पे यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद ये ऑल्ट की है, कंट्रोल है, शिफ्ट है, टैब है, कैप्स लॉक, एंटर और बेतहाशा और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जिसमें ये स्टैरिक भी है, डॉलर साइन है, एंड साइन है और
परसेंटेज साइन है, ठीक है ना, और बहुत कुछ इसमें ये पाउंड्स का साइन भी ऐसे एग्जिस्ट करता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, इस तरह से बहुत सी और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो भी इसमें शामिल है, इसलिए उन्होंने इसको किस तरह लिख दिया, एक्सेट्रा करके लिख दिया कि बहुत से कुछ इसमें शामिल है। उसके बाद है पॉइंटिंग डिवाइसेस, माउस जिसमें आपके पास पॉइंटर होता है ऐसे करके, और वो पॉइंटर जो है वो कई लोग इसको हैंड की फॉर्म में बना लेते हैं, ऐसे करके हैंड भी आ जाता है, मोटा सा हाथ ऐसे, तो वो पॉइंटर को इससे भी आप लोकेट करा सकते हो अपनी चीज को, या फिर आप ये माउस के एरो से, तो ये आपकी पॉइंट कर देती हैं जिस पोजीशन पे, जैसे कि मेरा इस वक्त पेन आ रहा है, अच्छा ये देखिए अब एरो आ गया ना, जो कि मैं अब इस पे आ गई हूँ पॉइंटिंग डिवाइस पे, तो ये एरो जो है ये माउस का है, इसलिए ये माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। और इसी तरह से लाइट पेन है, लाइट पेन की एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो कि जैसे अब आपके मोबाइल फोन के ऊपर भी एक पेन यूज हो रहा होता है, आप उस पेन से टच कर करके, वो पेन आपके पास होता है और आप उस पेन से अपनी स्क्रीन के ऊपर टच करके, क्योंकि बहुत ही माइनर सी जगह होती है जहाँ पे उसके बटन्स लगे होते हैं, आप अगर फिंगर से करोगे तो वो 2-3 बटन इकट्ठे प्रेस हो जाते हैं, तो ये पेन सा यूज होता है। बिल्कुल इस तरह से लाइट पेन था जिससे लाइट, यहाँ से लाइट बाहर निकलती है और उससे भी इसको पॉइंट किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कुछ इस तरह से एग्जाम्पल देख लें, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अब ये मेरे पास देखेंगे जो पॉइंटिंग डिवाइस आई है वो एक टॉर्च है, नजर आ रही है ना टॉर्च, ये जो टॉर्च है ये भी एक तरह से अब आपकी जो डिवाइस है लाइट पेन की तरह काम कर रही है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है, मेरा ख्याल है बस आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, और इतने सारे ये इनपुट डिवाइसेस के सारे है ये आपने पढ़ लेने हैं, लाइट पेन है, टच पैड है, जॉयस्टिक, ये तो बड़ी पुरानी होगी हुई है जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये भी बहरहाल ये सारे आपके वो इनपुट माउस के अंदर, माउस के अंदर आपको पता है ना कि एक राइट क्लिक होता है, एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक सेंटर में ड्रैग के लिए, वो अगर हम माउस को देखें इस तरह से, तो एक इस तरह से, और सेंटर में एक ना वो बना होता है, वो एक व्हील सा समझ लो, बीना बना होता है, जिसे आप घुमाते हो तो उससे आप स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर सकते हो, ठीक है ना, और ये उसकी बाहर लगी हुई है। तो ये माउस में क्या होता है, पॉइंट होता है, क्लिक होता है, ड्रैग होता है, ड्रॉप होता है, राइट क्लिक है, ये सारे उसके अंदर, इनको अलग-अलग से जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद है ये ट्रैक बॉल, पहले एक माउस है, उसके बाद नेक्स्ट है ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये बड़े पुराने हैं दोनों, टच पैड, चलें ये भी कह सकते हैं, लाइट पेन, ये सारे ही पुराने हैं, अब कोई भी यूज नहीं होता, सिर्फ एक माउस रह गया जो यूज होता है। अच्छा, उसके बाद ये इनपुट डिवाइसेस होगी, उसके बाद है जी आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, उसको भी डिटेल से देखना है आपने। अब पहले तो हमने इसके नाम सिर्फ पढ़ लिए थे, अब है आउटपुट डिवाइसेस में, उसने क्या कहा, आउटपुट डिवाइसेस रिसीव डेटा फ्रॉम सीपीयू, उसे थोड़ा सा उसका वो हायरार्की भी बताई हुई है कि आउटपुट डिवाइस में आता कहाँ से है, सीपीयू में, और सीपीयू में कहाँ से आता है, कंट्रोल यूनिट से, कंट्रोल यूनिट जो है वो भेज रहा होता है डेटा, अभी हमने देखा था ना पीछे कि कंट्रोल यूनिट एक्चुअली सेंड्स डेटा to the output devices which involves the monitor and printer coming from the RAM or ALU, ये RAM से भी आ सकता है डायरेक्ट कंट्रोल यूनिट के पास और वो भेज सकता है आउटपुट को, और हो सकता है ALU से आ जाए, तब भी कंट्रोल यूनिट ने वहां भेजना है आउटपुट डिवाइसेस को। अच्छा, उसके बाद ये है, ये भी वही चीज दोबारा से इसको जिक्र किया हुआ है, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी आउटपुट, ये भी आपको समझ आ गई। सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है, प्रिंटर के ऊपर, सॉरी उस पे कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर आता है, ये देखें स्क्रीन का जिक्र है, और हार्ड का मतलब होता है कि वो उसने पेपर के ऊपर आ जाना है, बस इतना सा इसका फर्क है दोनों का, हम बड़ा इसे कॉमनली यूज करते हैं, इसलिए आपको इसको मजीद डिटेल से देखने की इतनी जरूरत नहीं है। लें जी, दोबारा आ गया, ये क्या कर रहे हैं, बार बार ही एक चीज पढ़ाई जा रही है, पहले भी उन्होंने देखा ये क्या था। अच्छा देखे ना, मैंने आपसे कहा था ना मेमोरी इसके अंदर आनी चाहिए, ये इसके अंदर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट में अरिथमेटिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी तीनों इसमें आ गई, स्टोरेज बाहर चली गई, कीबोर्ड माउस इधर आ गया है, मॉनिटर प्रिंटर इधर आ गया है। ओके, अल्लाह हाफिज।